आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट अरेस्ट बेल के बारे में। पोस्ट अरेस्ट बेल का मतलब है जी जमानत बाद गिरफ्तारी, जो कि 497 के तहत जो है वो आप फाइल करते हैं। सेक्शन 497 सीआरपीसी डील्स विद द पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल सुनने का अख्तियार जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल कोर्ट को होता है। अगर कोई जुर्म जो है वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है, मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो सबसे पहले पोस्ट अरेस्ट कहाँ फाइल होगी? मजिस्ट्रेट के पास फाइल होगी। तो मैजिस्ट्रेट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो बंदा बाहर आ जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट उस पोस्ट अरेस्ट बेल को खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि फिर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन जो है अगर उस बेल को एडमिट कर ले तो वो मतलब जो है वो बंदा बाहर आ जाएगा। अगर जो है कोर्ट ऑफ सेशन भी उस बेल को खारिज कर दे तो फिर जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल हाई कोर्ट में जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप कोर्ट्स हैं जिसमें पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो फाइल की जाएगी। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि पोस्ट अरेस्ट बेल हमेशा ट्रायल कोर्ट के पास दायर की जाती है। ठीक है, अब जैसे 302 का है, 302 की बेल जो है पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में दायर होगी, मजिस्ट्रेट के पास नहीं होगी, क्योंकि 302 के केसेस सुनने का अख्तियार जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। अब अगला स्टेप है कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो कब दायर करनी चाहिए। ठीक है, इसका ये डिपेंड करता है कि आपकी प्ली क्या है, आपकी ग्राउंड्स क्या है। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते। जो ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते उन ऑफेंसेस के अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। बेल पे जो है बड़ी खूबसूरत जजमेंट है, पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 34, पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 34, तारिक तारिक बशीर वर्सेस स्टेट। इसके अंदर उन्होंने बेल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेट किए और बड़ी डिटेल के साथ जो है वो बेल को डिस्कस किया है। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि जब हम पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं तो हम एक फॉर्मल सा फॉर्मेट जो है वो बना देते हैं कि जनाब इतने महीने से बंदा अंदर है, जनाब पूरी प्री क्रॉस में फॉल नहीं कर रहा, ये वो एक फॉर्मल सा फॉर्मेट पड़ा होता है। वही फॉर्मेट जो है वो हम लिख के तो बेल दायर कर देते हैं। तो जो आपकी प्लीडिंग है, प्लीडिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वाकई ही जज जब उसको पढ़े तो पता चले कि किसी ने एक बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट की है। आप बेल एप्लीकेशन के अंदर इन डिटेल्स सारी अपनी चीजों को डिस्कस करें। इवन के जिस जो जो प्ली आपने लेनी है उसकी जजमेंट्स जो है उसका भी जिक्र उसके अंदर करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप यही करते हैं कि मुख्तर से बेल लेके के ना वही एक जनरल सा फॉर्मेट पड़ा होता है, वो जनरल सा एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वही फॉर्मेट वही फॉर्मेट पड़ा हुआ है, वही फॉर्मेट वो उठा के जनाब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इवन के जो हमारी जो जुडिशरी है, जो जजेस है, ठीक है, वो भी उसको बॉदर नहीं करते, उसको पढ़ना वो बॉदर नहीं करते। वो कहते हैं इनको छोड़े, आप जो है ना वो आर्गुमेंट्स करें। अगर आपकी बेल लिखी हुई होगी और उसके अंदर वो आपने सारे ग्राउंड्स मेंशन किए हुए होंगे और उस पर आपने जजमेंट्स भी दी होगी तो फिर वो आपके लिए फायदा ये होगा कि आप आर्गुमेंट्स तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ऑनरेबल जज से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने ये सारी बातें अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर दी है, अपने ग्राउंड्स मेंशन कर दिए और उन पे मैंने जजमेंट्स भी जो है वो लिख दिए। तो वो जजमेंट्स जो है वो आप पढ़ ले, वो मेरे ग्राउंड्स पढ़ ले ताकि आपको आसानी हो जाए। आप देखिए होता क्या है कि वो इतने ज्यादा केसेस होते हैं, बात वो नहीं पता चलता, लेकिन आपकी जो ड्राफ्टिंग है, ठीक है, वो बेसिकली वही आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। तो बजाय इसके कि एक फॉर्मल सा जो ड्राफ्टिंग वाला फॉर्मेट होता है वो अडॉप्ट करने की बजाय आप एक अच्छा जो मेल एप्लीकेशन का जो ड्राफ्ट है, जो फैक्ट्स के मुतालिक है, ग्राउंड्स के मुतालिक है, ठीक है, और उसके बाद जो जजमेंट्स हैं, और जजमेंट्स भी आप कोशिश करें कि आप जो रिसाला जात से जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको कोट करें। और वो जजमेंट्स आपके पॉइंट पे होनी चाहिए, आपके केस पे होनी चाहिए कि ये जो जजमेंट है ये मेरे केस पे फिट हो रही है, लिहाजा इस जजमेंट को मैं जो है वो कोट करूंगा। 3 चीजें आपको हमेशा जेहन में रखनी चाहिए: नो द फैक्ट्स, नो द लॉ एंड नो द जज। नो द फैक्ट्स, नो द लॉ, नो द जज। आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए।
कि आपके केस के फैक्ट्स क्या हैं, आपका केस क्या है। फिर आपको लॉ का पता होना चाहिए कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ क्या इसकी कोई लीगल वैल्यू है नहीं है। और नो द जज, जज का पता होना चाहिए। बेल आर्गुमेंट्स होते हैं, टेंटिव असेसमेंट होता है, प्रामा फिशाई चीजों को देखना होता है, ठीक है, डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जाना होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जिस जज के सामने मैं आर्गुमेंट्स कर रहा हूँ, ये जज जो है वो ये लॉ को ज्यादा पसंद करता है, जजमेंट्स को ज्यादा देखता है, या फिर ये फैक्ट्स को ज्यादा देखता है। ठीक है ना, ये मुझसे लॉ का क्वेश्चन पूछेगा, ये मुझसे फैक्ट्स के मुतालिक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे आपने डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जाना। कुछ जजेस होते हैं जिनको फैक्ट्स ज्यादा पसंद होते हैं कि आप मुझे फैक्ट्स पे जो है वो करें। ठीक है, कुछ होते हैं कि आप भाई आए हैं बेल लेने के लिए, आप मुझे इसकी कोई लीगल जो है वो लीगली इसको जरा असिस्ट करें। ठीक है, वो के मतलब जो फेंसेस आप पे लगाए गए ये बन रहे हैं नहीं बन रहे क्या है। ठीक है? तो ये चीजें भी होनी चाहिए, नो द फैक्ट्स, नो द लॉ एंड नो द जज, ये तीनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट अरेस्ट बेल दायर करते वक्त जो है आपका फैक्ट्स पे अबूर होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने ब्रीफ के सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, जजमेंट्स का अंदर जिक्र हो। ठीक है, पूरे फैक्ट्स पे अबूर हो, ताकि अगर जज कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जो है वो आंसर जो है वो दे। इन सूरत हाल के अंदर जो है वो अगर आप बेल आर्गुमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो है वो आपको ऑनरेबल कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।